रूस और बेलारूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेरा। किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका और यूरोपीय देशों के फूले हाथ पांव। पाकिस्तान ने पहली बार दिया सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा जवानों को भारी हथियारों के साथ तैनात किया हुआ है। यूक्रेन को 3 ओर से घेरा जा चुका है। बेलारूस में ताबड़तोड़ हमले की तैयारी हो चुकी है। तो वहीं अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भयंकर चेतावनी दी है कि रूस 2 दिन बाद यानी 16 फरवरी को ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इस संभावित युद्ध को टालने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने राजनयिक और कूटनीतिक प्रयास तेज किए हुए हैं, लेकिन सब कुछ धराशायी हो चुका है। कोई परिणाम निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना तो पुतिन इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार हैं, तो अमेरिका बिल्कुल भी पांव पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो वहीं दोस्तों, भारत ने भी ओपनली तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन मोदी ने इस बार पुतिन की यारी को अपना सपोर्ट दे दिया है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी अब अपने पत्ते खोल दिए हैं और इमरान खान का बयान अब बहुत तेजी से चर्चा में आ चुका है, क्योंकि कंगाली का कटोरा थामने वाले इमरान ने एक ऐसा बयान दिया है जो आपको भी बाग बाग कर देगा। तो फिर क्या कुछ होने जा रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ताजा हालात से रूबरू करवा देता हूं। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि सीमा पर मौजूद रूस की सेना यूक्रेन के लिए तत्काल खतरा बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत कहां से करने की प्लानिंग की है। रूस ने यूक्रेन के 3 पार्ट्स को घेर लिया है, जिसमें दक्षिण में क्रीमिया, उत्तर में बेलारूस और पूर्व में रूस से सटे इलाकों में रूसी सेना मौजूद है। यहां 1,50,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हो चुके हैं। और दोस्तों, इन तीनों ही मोर्चों पर यूक्रेन और नेटो की नजर भी लगातार बनी हुई है। अमेरिका भी आसमान से लेकर धरती और समंदर से यहां पर निगरानी कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि इन तीनों मोर्चों पर हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर हलचल देखने को मिली है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको एक एक करके आपको इन तीनों ही इलाकों के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही भारत और पाकिस्तान का पक्ष क्या कुछ है वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, नक्शे में यह है पूर्वी यूक्रेन, जिसके डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में यूक्रेन पहले से ही रूस समर्थित अलगाववादियों से जूझ रहा है। अब रूसी मूवमेंट को देखने से पता चलता है कि मॉस्को इस क्षेत्र में पहले से ही मौजूद सेना को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर हमला शुरू करने के लिए सबसे आसान परिस्थिति इसी क्षेत्र में बना सकता है। दोस्तों, CNN ने सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर दावा किया है कि येलेन्या में रूसी सेना के मिलिट्री बेस को लगभग खाली किया जा चुका है। यहां तैनात रूसी टैंक, तोपखाने और दूसरे हथियारों को यूक्रेन की सीमा के नजदीक भेज दिया गया है। दोस्तों, साल 2021 के आखिर में बड़ी मात्रा में हथियारों को इस मिलिट्री बेस पर लाया गया था, जिसमें 700 टैंक्स, पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर शामिल थे। इन हथियारों को सड़क और रेल मार्ग के जरिए यूक्रेन सीमा के नजदीक पहुंचा दिया गया है। सैटेलाइट इमेजनरी कंपनी मैक्सार के वरिष्ठ निदेशक स्टीफन वुड ने बताया है कि रूस ने मध्यम और केंद्रीय जिलों से बड़े पैमाने पर आर्म्स व्हीकल्स, टैंक और तोपों को यूक्रेन के नजदीक तैनात कर दिया है। इस बीच उत्तर पूर्वी यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्स्क और बेलगोरोड ओब्लास्ट में बड़ी तेजी से गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और इससे पूरी दुनिया संकट में आ चुकी है। वो खतरा महसूस कर रही है। ये बात होती है यूक्रेन के पूर्वी पार्ट की। चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये है यूक्रेन का उत्तरी पार्ट, जहां पर मौजूद है बेलारूस, जिसके साथ मिलकर रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है। बेलारूस में भी रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर सेना और हथियारों की तैनाती की हुई है। बेलारूस का रूस के साथ काफी नजदीकी संबंध है। आशंका ये जताई जा रही है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत जल्दी घुस सकती है।
रूस और बेलारूस ने इसी गुरुवार को 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था और इस अभ्यास को लेकर कई पश्चिमी देशों ने डर भी जताया था और माना यह जा रहा है कि बेलारूस में मॉस्को की तैनाती शीत युद्ध के बाद में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। बेलारूस में रूसी सेना के 30,000 से ज्यादा सैनिक, स्पेट्सनाज स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, Su-35 समेत कई दूसरे लड़ाकू विमान, स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ये बेलारूस में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अलाइड रिजोल्व 2022 के नाम से इस अभ्यास का जिक्र करते हुए दावा किया है कि इसका उद्देश्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। वहीं कई एक्सपर्ट्स दोस्तों ये मान रहे हैं कि बेलारूस में रूसी सेना की तैनाती कीव पर हमले की तैयारी है, क्योंकि यहां से यूक्रेन की राजधानी पर बहुत तेजी से अटैक किया जा सकता है। दो फ्रंट्स की दोस्तों मैंने आपसे बात कर ली है और अब जो सबसे बड़ा फ्रंट एक और बचता है वो है इसका साउथ पार्ट, यानी यूक्रेन का साउथ पार्ट। तो दोस्तों ये है क्रीमिया, जो कभी यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन साल 2014 में इस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। अब रूस इस क्षेत्र से यूक्रेन पर हमला करेगा तो उसे यहां के विद्रोहियों का भी सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि तब 2014 में रूस ने इन्हीं विद्रोहियों का सपोर्ट किया था और इस पूरे के पूरे जोन को अपने हिस्से में मिला लिया था। हालांकि दोस्तों अभी यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि रूस क्रीमिया के जरिए यूक्रेन पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि क्रीमिया में रूस ने बड़े पैमाने पर हथियारों और सैनिकों की तैनाती की हुई है। यहां 550 से ज्यादा सैन्य तंबू और सैकड़ों हथियार क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोल के उत्तर में आ चुके हैं। क्रीमिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित स्लाविने शहर के पास पहली बार रूसी सेना के कैंप दिखाई दिए हैं। इसमें सैनिकों के अलावा आर्म्स गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। नई तैनाती से पता चलता है कि कई रूसी युद्धपोत क्रीमिया के मुख्य बंदरगाह सेवास्तोपोल पहुंच चुके हैं। खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने बंदरगाह पर 6 बड़े एम्फीबियन लैंडिंग जहाजों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। वहीं यूक्रेनी नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस काला सागर क्षेत्र का सैन्यीकरण जारी रखे हुए है। वहीं यूक्रेन और दुनिया पर दबाव डालने के लिए अतिरिक्त लैंडिंग जहाजों को भी यहां पर डिप्लॉय किया जा चुका है। मतलब बिल्कुल स्थिति गंभीर हो चुकी है। यानी 3 ये पार्ट मैंने आपको बताए हैं। लेकिन दोस्तों आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन से इतना खौफजदा क्यों है या यूक्रेन से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, तो इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों रूस कह रहा है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के साथ अपने रिश्तों को खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि साल 2014 के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो का सदस्य बनना चाहता है। इससे रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नेटो की पहुंच हो जाए। रूस इस बात से भी नाराज है कि यूक्रेन के कारण अमेरिकी सेना और बाकी दुश्मन देश उसकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। पिछले कई सालों से अमेरिकी सेना के अधिकारी लगातार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। कई बार तो अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन और रूस की सीमा पर भी देखा गया है। रूस इसे बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है और बार बार यूक्रेन को तनाव बढ़ाने से रोकने की धमकी भी देता रहा है। दोस्तों यूक्रेन ने रूस से रक्षा के लिए अमेरिका से बड़ी तादाद में हथियार भी खरीदे हैं। यूक्रेन की आबादी का लगभग 6वां हिस्सा रूसी बोलने वाले लोगों का है। इसमें रूस का दावा है कि यूक्रेन में इन लोगों की सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा है। खैर दोस्तों अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का तनाव बहुत ज्यादा विकराल हो चुका है और इससे भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ में हमारे भी व्यापारिक और सैन्य रिश्ते हैं। और दोस्तों इसी वजह से मोदी ने भी इस पूरे कैनवास पर बहुत तगड़ी नजर बनाई हुई है। हालांकि इस मामले में भारत का स्टैंड फिलहाल रूस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, जिससे अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में सपोर्ट हासिल करने के लिए क्वाड की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में न केवल भारत ने रूस के सपोर्ट में अपना पक्ष रख दिया, बल्कि म्यांमार जैसे मुल्कों पर भी भारत ने अपना क्लियर स्टैंड सामने रखा है। लेकिन दोस्तों वहीं पाकिस्तान ने यूक्रेन मसले पर एक तगड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मामले में साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसके साथ है। दोस्तों इमरान खान ने कहा है
कि वैश्विक राजनीति में उनका देश किसी भी खेमे में शामिल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी नीति हर देश से रिश्ते बनाए रखने की है। इमरान खान ने कहा है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते जिससे ऐसा लगे कि हम किसी खास खेमे का हिस्सा हैं। खान ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि पाकिस्तान किसी दूसरे देश की तुलना में चीन के ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है और उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की नीति तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि हर देश के साथ वो संबंध बनाए रखेगा। वो नए शीत युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, यानी किसी भी खेमे में वो नहीं जाएगा। वैसे भी दोस्तों एक और वो शीत युद्ध के पक्ष में नहीं है, यानी सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान किसी का फेवर नहीं लेना चाह रहा। लेकिन दोस्तों यहां एक बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो किसी का फेवर ले, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान किसका सपोर्ट कर सकता है? किसी का नहीं कर सकता। लिहाजा उसके ज़्यादा फेवर करने से कोई बड़ा फर्क यूक्रेन या फिर रूस में नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? भारत को फिलहाल किसका पक्ष लेना चाहिए? क्या मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं रूस के साथ में पक्ष लेके, या फिर भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए? मुझे कॉमेंट लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।